वो कहीं और से हाँ। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना। तो एक बार करके देख लो मुझे वो मतलब होस्ट बना के, अगर मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, तुम्हारे लैपटॉप में प्रॉब्लम नहीं हो तो। मैंने स्टार्ट कर दिया है भाभी ठीक रिकॉर्डिंग। है, ओके ओके, चलो ठीक है तब। ठीक है। ओके। हाँ हाँ। तो सबसे पहले सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा, त्योहारों का सीजन, सबकी ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। सेशन शुरू करने से पहले धन्यवाद FTS महिला समिति की, जिन्होंने एक ऐसे टॉपिक पे परिचर्चा रखने की हिम्मत दिखाई है जो जनरली हमारे समाज में या हमारे आपस में भी बात करना एक टैबू समझा जाता है। बहुत खुल के लोग बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले एक तालियां तो आप लोगों के लिए जरूर बनती है। इसके बाद आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। सेशन शुरू करने से पहले नमन अपने गुरु को, माता पिता को, सभी बड़ों को। आज का टॉपिक है मासिक धर्म के दौरान जो सारी प्रैक्टिसेस हमारे बड़ों ने हमको एज अ ट्रेडिशन, एज अ रिचुअल पास की है, पर शायद कुछ जनरेशन पहले तक ये प्रैक्टिस हम बगैर कारण जाने बहुत सी चीज फॉलो कर लेते थे। पर आज बच्चों को चाहिए इसके पीछे का विज्ञान। मासिक धर्म जो होता है महिलाओं के जीवन के एकदम सेंट्रल रोल प्ले करता है। आप सभी के पास पावर है, आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे वो सारे अनसुलझे प्रश्न जो आपके मन में आज तक होंगे वो आप बिल्कुल शेयर करिए कि मेरी दादी ने बोला था कि किसी को छूना नहीं, या मेरी नानी ने बोला था इस प्रकार से बोरे पे बैठना है, या या और कुछ। तो मैं चाहूंगी पहले आप लोगों से सवाल लूं और मेरे आंसर्स उसी के राउंड एंड राउंड घूमेंगे। तो कोई बताना चाहेगा कि कौन सी प्रैक्टिस आप लोगों ने बचपन से सीखी है, जानी है, या आप लोगों को पालन करने कहा गया है? आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं। जी मणि भाभी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैंने जब से होश संभाली और ये शुरुआत हुई, तब से यही देखी मैंने, सबसे अलग सुलाना, किसी को छूना नहीं है। यानी इतना मुश्किल समय था बचपना, और इतना ज्वाइंट फैमिली उसके अंदर, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं जिद पे आ जाती थी कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन कोई सुनता नहीं था मेरी बात। बोलते थे ये तो करना ही पड़ेगा। शादी के बाद ससुराल आई तो यहाँ तो फिर भी और बहुत कड़क कानून था। मायके में तो दादी थोड़ी पिघल भी जाती थी, यहाँ बिल्कुल नहीं। बहुत तकलीफ होती थी मुझे इन सब चीजों से। जी बस यही बताना चाहती हूँ। जी। ममता भाभी आप बोलिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मेरे ससुराल में तो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, पर मेरे पीहर में तो जब भी मैं पीरियड्स होती थी तो मुझे अलग बिस्तर दे दिया जाता था 3 दिन, और अलग ही बिस्तर में सोना और वहीं बैठे रहना, खाना वाना सब वहाँ। और ससुराल में बस ये था कि हम जो खाना खाते थे उसे राख से मल के रखना पड़ता था। हम ऐसे बाल्टी में नहाते थे, वो भी हमें राख से, मट्टी से भी नहीं, राख से मल के रखना पड़ता था। ये सब बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग लगता था। बस यही। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? जी अनुसया भाभी, आप बोलना चाहते हैं? नहीं? और कोई? जी आप बिल्कुल अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और बिल्कुल बोलिए। अनुसया भाभी आप भी, कविता भाभी आप बोलना चाहते हैं? जी हमारे साथ एक गेस्ट और जुड़ी है पुणे से, आशा जी मालानी। हम आपका स्वागत करते हैं। जी आशा जी।
आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, हम लोग जब छोटे थे, मीन्स जब हमारा ये पीरियड वगैरह शुरू होता था, तब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जेंट्स लोगों के भी सामने नहीं जाना। और मैं अपने पिताजी से इतना अटैच थी कि वो मेरे बिना खाना नहीं खाते थे शाम का। तो ओके। वो 7 डेज मेरी मम्मा ने कितने झूठ, कितनी कहानियां और कितना बताया डैडी को। उनको बहुत आदत थी कि मेरे बिना वो खाना नहीं खाते थे रात का दुकान से आने के बाद में। वो जी, टाइम बहुत हॉरिबल गया मेरे लिए। और जी, खैर ये रूढ़ी रिवाज तो थे ही, बट कुछ लॉजिकली ठीक भी है, पर हम लोग पूरा लॉजिक जानते नहीं है, जी, इसलिए हम नई पीढ़ी को कुछ अच्छा गाइडलाइन नहीं कर सकते। जी, जी, धन्यवाद आशा जी। मैं बोलूं? जी, एक बार अपन कविता जी को ले लेते हैं, फिर आप बोलिएगा। जी कविता जी। धन्यवाद। धन्यवाद। जब भी पीरियड आता था तो मम्मी वो 7 दिन पूजा घर में नहीं जाने देती थी। भगवान के पास में भी नहीं जाना, आरती अटेंड नहीं करना, प्रसाद नहीं लेना, कोई भी होम पूजा वगैरह होती तो वो उस रूम में नहीं जाना। तो वो मतलब ऐसा लगता था कि क्यों, मतलब मेरे से भेदभाव क्यों, जब भाई मेरा भाई मेरी बाकी बहनें पूजा कर रही है और मुझे क्यों नहीं बोल रहे। तो वो थोड़ा ऐसा अटपटा सा लगता था। जी, जी। और कोई? हाँ, नलिनी भाभी और हाँ। शशि पिलानिया भाभी, जी बोलिए अनुसुईया नलिनी भाभी भी। हाँ। जी। हाँ, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। हेलो जी बोलिए हेलो नलिनी भाभी, बोलिए बोलिए। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मुझे मायके में, ससुराल में किसी भी चीज का पालन नहीं करना पड़ा, एकदम फ्री रखा गया। बस अचार को वगैरह को हाथ नहीं लगाना, बाकी भगवान के पास नहीं जाना, बस इतना ही रहा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, और कोई बोलना चाहता है? अनुसुईया भाभी आप बोलने वाले थे। जी बोलिए भाभी, बिल्कुल अनुसुईया भाभी आप बोलिए। एकल प्रणाम सबको, एकल प्रणाम। मैं मुझे थोड़ा बहुत जो पालन करना पड़ता था वो पीहर में था। ससुराल में आके तो सिर्फ मंदिर और किचन से बाहर रहना, अदरवाइज कुछ भी बंदिश नहीं थी, आजाद थी। जी बस इतना ही। जी, शशि भाभी आपके यहाँ कोई स्पेशल रिचुअल होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ते होंगे? नहीं, पीहर में थोड़ा ज्यादा था, ससुराल में तो बहुत कोऑपरेटिव थे, मेरे को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। लेकिन मैं ये जो आपने टॉपिक लिया है इसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं मेरी बेटियों को समझा नहीं पाती कि क्यों नहीं छूना। वो लोग सब मेरे को, डॉक्टर है, समझाती रहती है सब गलत है, आप मत मानो ये सब। लेकिन मैं उन लोगों को इस टॉपिक पे समझाना चाहती थी कि नहीं, मैं मतलब मानना चाहिए। तो ये आपका, ये मैं रिकॉर्डिंग उनको भेजना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। जी, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मन में है, हम बड़ों के डर से वो फॉलो किए या बड़ों के रिस्पेक्ट से, या हमें इतनी समझ नहीं थी कि हम उनको क्रॉस क्वेश्चन करें, उतना आदर था हमारे मन में। आज के सेशन में आपको दोनों तरह से बताएंगे, मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी और हमारा जो एंशिएंट साइंस है उसके हिसाब से भी, ये रिचुअल्स जो हमारी दादी नानियां करती आई हैं वो क्यों करती हैं और कितना सही है। कुछ बताने से पहले एक चीज समझ लीजिए, ये जो मॉडर्न साइंस जिसको हम आज का साइंस बोलते हैं, जो हम आज स्कूल में पढ़ते हैं, ये कितना पुराना है? कोई गेस, कोई बता सकता है? ये 300 से 400 साल पुराना नहीं है। जो मॉडर्न साइंस की भाषा आज बच्चे समझना चाहते हैं ना, ये 300-400 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। और जो हमारा एंशिएंट साइंस है, मतलब इंडियन साइंस, नेटिव साइंस जिसको बोला जाता है, उसका इतिहास 10,000 साल से ज्यादा पुराना है, विथ रिटन डॉक्यूमेंट्स। लेकिन फिर भी ये जो मॉडर्न साइंस है ये कहाँ का है? मेनली यूरोप में। और नेटिव साइंस जो है वो अराउंड इंडिया, इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया के वेदर के अनुसार है। फिर भी आज हम मॉडर्न साइंस को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि मॉडर्न साइंस एविडेंस पे बेस्ड है। यहां पे एक छोटा सा करेक्शन करती हूँ, एविडेंस
को ज्यादा क्लियर बोला जाए एक्सटर्नल एविडेंस पे बेस्ड है, और जो हमारा इंडियन साइंस है या हमारा नेटिव साइंस है वो बेस्ड है एक्सपीरियंस पे। दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं, एक है बेस्ड एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, एक्सटर्नल एविडेंस पे, और एक बेस्ड है आपका खुद के एक्सपीरियंस पे। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कभी कभी आपको ऐसे लगता है ना कि मेरा शरीर बहुत गर्म हो रहा है, बहुत मुझे गर्मी लग रही है, मतलब पसीना नहीं आता है बट अंदर से गर्मास बहुत लगती है, फील करना। लेकिन जब आप थर्मामीटर लगाएंगे ना तो वो नॉर्मल टेम्परेचर दिखाता है। करके देखना ये, क्यों वो नॉर्मल टेम्परेचर दिखाता है? क्योंकि थर्मामीटर इज बेस्ड ऑन मॉडर्न साइंस, यानी वो सिर्फ एक्सटर्नल चीजों के एविडेंस पे बेस्ड है। लेकिन जो मुझे इतने सालों बाद समझ में आया कि मुझे जो अंदर से गर्मास होती थी, जो हीट आती थी मेरे अंदर, वो थी पित्त की वजह से। पित्त एक ऐसा दोष नहीं बोल सकते, बेसिकली 3 दोष अगर आप मानते हैं शरीर में, वात, कफ और पित्त। इसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। पित्त जो होता है ये आपकी डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इसमें मदद करता है। तो इसकी वजह से मुझे काफी गर्मास या काफी हीट फील होती थी, जो थर्मामीटर पे रिकॉर्ड नहीं होती थी। हमारी दादी नानियों ने जो चीज बताया है वो उनका खुद का एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने अगले जनरेशन को फॉरवर्ड किया है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अभी तो अगर कोई साउथ इंडिया से होगा उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि जब लड़कियों का पहला पीरियड आता है उसको मेनार्की बोला जाता है। उसका बहुत धूमधाम से सेलिब्रेशन होता है, बहुत इससे सेलिब्रेशन होता है। कोई कोई जगह 9 दिन मिनिमम और 16 दिन तक ये सेलिब्रेशन चलता है, शादी के जैसा सेलिब्रेशन किया जाता है। आप लोगों में से याद होगा किसी को कि आपका पहला पीरियड ससुराल में आया हो या मायके में आया हो और आपका कुछ टीका टुमका या कुछ एक सेलिब्रेशन हुआ है। हमें याद नहीं है, लेकिन हाँ, उर्मिला भाभी जी को याद है। जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी देखिए, ये जो सेलिब्रेशन होता है मेनार्की, जो पहला पीरियड होता है, ये ऑल ओवर इंडिया पहले सेलिब्रेट किया जाता। पूरा साउथ क्या, नॉर्थ क्या, ईस्ट क्या, वेस्ट क्या, पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन ये सेलिब्रेट पहले करते क्यों थे? आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि आप अगर कहीं पे कोई गली में जा रहे हैं या कोई रोड पे जा रहे हैं और वहां पे अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो आप लाइफ में जितनी बार उस रोड पे से जाएंगे, आपके ब्रेन में चाहे अनचाहे वो ख्याल वापस आएंगे कि मेरा यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, मुझे यहाँ चोट आई थी। तो जितनी बार आप उस रोड पे या उस गली में से जाएंगे, आपके ब्रेन को वो इंसिडेंट रिफ्लेक्ट करेगा और उतनी ही बार आप स्ट्रेस में फील करेंगे। वो जो एक्सपीरियंस था चोट लगने का, वो हर बार आपके बॉडी साइकोलॉजिकली आपके अंदर भरता है, वो आप फील करते हैं। इट इज नेचुरल। ये होता है, एक हमारे ब्रेन में जगह होती है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस, ठीक है, जिसका काम है मेमोरी को स्टोर करना और समय समय पे रिट्रीव करना, ठीक है। ये जो सेलिब्रेशन होता था, इसको इतने धूमधाम से मनाया जाता था कि जितने कॉन्सिक्यूटिव टाइम ये पीरियड आए, उतनी बार वो लड़की उस मेमोरी को बार बार रिट्रीव करे और इस चीज को सेलिब्रेट करे कि हाँ, मेरा पीरियड मेरे लिए बहुत जरूरी है।
आज आप किसी को बोलिए, शहरी लड़की को, पीरियड यानी क्या, आया ही क्यों, आता ही क्यों है? क्योंकि हमारे ब्रेन में ये फीड कर दिया गया है कि ये जो पीरियड है इट इज नॉट गुड, या व्हाटएवर कारण से हम उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हम जो है ना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम पीरियड को सिर्फ चाइल्ड बर्थ से देखते हैं, पीरियड यानी चाइल्ड बर्थ, लेकिन इससे ज्यादा बहुत कुछ है। एक सिंपल शब्दों में बताती हूँ, ये एक तरीका है आप अपने बॉडी को, जो हम पंचकर्मा थेरेपी वगैरह करवाते हैं ना, इट्स अ नेचुरल पंचकर्मा थेरेपी फॉर योर बॉडी। नेचुरल है, भगवान ने फ्री में दिया है। जो बैद्यनाथ में जाके आप और कहीं भी जाकर आप 8-10 हजार रुपए खर्च करके अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, इट इज अ प्रोसेस कि ये आपके बॉडी को नेचुरली डिटॉक्सिफाई कर रहा है। इसीलिए पहला पीरियड बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट किया जाता है। अब जिन लोगों का पीरियड पहला निकल गया, अब वो कैसे करेंगे, अब ये अपनी मेमोरी कैसे सेट करेंगे? आप एटलीस्ट अपने यूट्रस को बार बार याद करके उसको थैंक यू बोल सकते हैं। आपने मूवी देखी है ऑल इज वेल, 3 इडियट्स, उसमें एक डायलॉग था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो बहुत कमाल का डायलॉग था। वो है अपने आप में पॉजिटिव एफर्मेशन देने का। एक बार बोल के तो देखिए कि थैंक यू यूट्रस, तुम्हारी वजह से मैं 2 बार 4 बार 8 बार माँ बनी हूँ। चीजें बहुत फर्क पड़ती है। आई थिंक हमारा टाइम 1 मिनट से कम है और ये बीच में बंद होने वाला है। आप सभी लोग जिनको इंटरेस्ट बन रहा है ये टॉपिक पे, वो रीजॉइन करिएगा और फिर हम ये चीज और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप बिल्कुल बोलिए, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी हाँ, मैंने कहा था कि पहले ये पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता था, ये फेस्टिवल की तरह मनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे इन्वेजन हुआ तो नॉर्थ में ये चीज, इन्वेजन जो हुए बाहर से, उसकी वजह से लोग बताना बंद कर दिए कि उनकी डॉटर इज एलिजिबल फॉर मैरिज। मुस्लिम इन्वेजन्स जो हुए थे अपने नॉर्थ वेस्ट से, तो उसकी वजह से जो ये रिचुअल्स पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते थे, अब वो सीमित हो गए सिर्फ साउथ इंडिया तक। ठीक है, आप लोगों को एक रस्म याद होगी, शादी के बाद एक पगफेरे की रस्म होती है ना। शादी होती है, 2 दिन बाद लड़की वापस मायके आती है और फिर जाती है। तो ये इसका जो अपने को बैक मिलता है वह यही है कि पहले बच्चों का मतलब चाइल्ड मैरिज हुआ करता था। लड़की मम्मी पापा के घर ही रहती थी और जब उसका पीरियड विमेनहुड आता था उसके बाद ये पूरे फेस्टिवल होता था, उसके बाद वो अपने ससुराल जाती थी। तो ये उसी रस्म का सांकेतिक रूप है कि आज हम ये पगफेरे की रस्म अदा करते हैं। अब आते हैं अपन थोड़ा सा ना साइंस के टर्म पे बात करने की। मैं 2-3 चीजें बताती हूँ आपको। ममता जी अग्रवाल, आई थिंक आपको म्यूट करना पड़ेगा मुझे। और कौन है? हाँ ठीक है। तो मैं ये 2-3 चीजें आपको बताती हूँ जिसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, देखो, एक टाइम होता है हमारा 4 से 7 दिन का, जब हमें ब्लीडिंग होती है, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, एक्चुअल पीरियड। और जब हमारे यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज में जब अंडे बनते हैं, उसको कहा जाता है ओव्यूलेशन पीरियड। ये ठीक है? समझ में आते जाएगा ना तो थम्स अप दिखाना, क्योंकि ये थोड़ा सा साइंस का कॉन्सेप्ट है, जनरली बच्चों को जल्दी समझ में आएगा, है ना। जब मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन होता है हमारे शरीर में,
तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्यूलर चेंजेस होते हैं। अब सेल क्या होती है? जैसे ये पेन की टिप है, ओके, इस टिप पे हजारों लाखों सेल्स हैं। हम इतने सूक्ष्म लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है? हजारों लाखों सेल एक पेन के टिप पे है, वो निप के टिप पे इतने बारीक चीजों की बात कर रहे हैं। जब हमारे शरीर में इस तरह मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन के टाइम पे जब हमारे शरीर में इस तरह के चेंजेस आते हैं तो क्या होता है? अपना सोलर सिस्टम पता है कि आपको? बीच में सन रहता है और राउंड एंड राउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, है ना? तो वैसे ही सेल के अंदर एक सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है? उसके अंदर दो तरह की चीजें होती है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होते, प्रोटॉन्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और जैसे पूरे ग्रह सूरज के राउंड एंड राउंड घूमते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो इसके राउंड एंड राउंड घूमते हैं, ठीक है? ये बेसिक सेल का स्ट्रक्चर होता है। जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सेंटर में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों साइड घूमते हैं। अब जब सेल्यूलर चेंजेस आपके शरीर में होगा तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, इलेक्ट्रॉन वो पूरे वो सेल को छोड़ के निकल जाता है, ठीक है? अब अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये जो सेल है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के गया, मतलब इसके पास अगर 10 पॉजिटिव चार्ज थे, 10 नेगेटिव चार्ज थे, एक नेगेटिव चार्ज चला गया तो इसके पास ज्यादा क्या हो गए? पॉजिटिव चार्ज। जब इस तरह से लता जी अग्रवाल, मैं आपको म्यूट करती हूँ जी। जब इस तरह से शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं, फ्री रेडिकल यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब ये जो सेल है ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हो जाते हैं, अब ये सेल को सेल नहीं बोलेंगे, इसको आयन बोलेंगे। जब ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये कारण बनता है आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों का। आपके शरीर में बहुत सारी बीमारी ये फ्री रेडिकल की वजह से आती है। आपके शरीर में झुर्रियां क्यों आती है? ये फ्री रेडिकल की वजह से। बहुत सारी बीमारी होती है। आपको कैंसर का क्या रीजन है? ये फ्री रेडिकल है। तब इस फ्री रेडिकल को कैसे शांत किया जाए? उसको एक ऐसी चीज दी जाए, ऐसी चीजों से उसको शांत किया जाए जो उसका इलेक्ट्रॉन जो उसको छोड़ के गया था, उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए तो ये शांत हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स दिया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट जिसका काम क्या है कि वो अपने अंदर का एक इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री रेडिकल है, इसको दे दे, लेकिन साथ ही साथ खुद फ्री रेडिकल ना बन जाए। ये होता है एंटीऑक्सीडेंट। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, एंटीऑक्सीडेंट चाय, एंटीऑक्सीडेंट रिंकल क्रीम, ये सारी चीजें इसी साइंस पे बेस्ड है। अगर इस चीज को, ये जो आपके शरीर में ये आयन में से जो इलेक्ट्रॉन चला गया, इसको चेक ना किया जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है ना? तो हमारे पास नेचुरली भगवान जी ने हमको 2-3 फ्री एंटीऑक्सीडेंट्स दिए हैं। कौन से हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स? जो आपके ब्लड में, आपके खून में एक कंटेंट होता है आरबीसी, उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है आपके शरीर में, ठीक है? दूसरा एंटीऑक्सीडेंट जो आपको नेचुरली भगवान ने दिया है वो आपके मुंह का थूक है, गम्स है, लार है। आपके मुंह की जो लार होती है ना, ये नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट। पता है ना बड़े क्यों बोलते थे चबा चबा के खाओ, चबा चबा के खाओ? ये था उसका रीजन, उसके पीछे का। जी आगे आ जाओ जी। दूसरी जी
तो ये रीजन होता है। मैं 1 मिनट, संगीता जी चौधरी, आपको मैं म्यूट करती हूँ। आपको अगर कुछ कहना है ना तो आप चैट बॉक्स पे टाइप कर लीजिए, क्योंकि ये अगर लिंक टूट जाएगा ना तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर इसमें इस तरह से इसको एंटीऑक्सीडेंट ना मिले, ओके, तो हमारा शरीर एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। ठीक है, जो बहुत सारी बीमारियों का कारण है। ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आया है, तो थम्स अप दिखा दीजिए, थम्स अप दिखा दीजिए जी। हुनर जी, कुमकुम भाभी, उर्मिला भाभी, अनुसया भाभी, यस जी। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस की तरफ से हम और समझते हैं। हमारे शरीर में एक हार्मोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपने रिसेंट टाइम में बहुत सुना होगा, एस्ट्रोजन, ESTROGEN। एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है, ये आपके शरीर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो ये आयन टेंशन में आ गया। इसको बैलेंस करने के लिए आपके शरीर में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको याद होगा स्टार्टिंग में बोला था मेंस्ट्रुएशन के टाइम एंड ओव्यूलेशन के टाइम आपका शरीर इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। जस्ट एक सेकेंड, आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो ये आपका शरीर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आया। ठीक है, ये ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन इस स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरली कब होता है, हार्मोनल ये अपने सेल्यूलर चेंजेस कब होते हैं, मेंस्ट्रुएशन के टाइम एंड ओव्यूलेशन के टाइम। स्टार्टिंग में बोला था ओव्यूलेशन के टाइम क्या होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, यहाँ पे भी हमारा शरीर स्ट्रेस में आ जाना चाहिए था, लेकिन ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो इसे उस जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है वहां सबसे ज्यादा होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो इसको बैलेंस कर लेता है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सबसे कम होता है, तो हमारा शरीर का इम्यूनिटी स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। साथ ही साथ आप ब्लड लूज करते हैं और उसके I mean to say आप अपने शरीर में से रेड ब्लड सेल्स भी लूज कर रहे हैं। ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो हाँ दिखा दीजिए। ईस्ट्रोजन और ये जो सोलर सिस्टम जो सेल के अंदर था, ये समझ में आया है? ओके, अब हम आते हैं बहुत सारी प्रैक्टिस के बारे में जो आप लोगों ने बोला, उसमें से कोशिश करूंगी कि बहुत सारी चीजें मैं कवर कर लूं। जी, मुझे कुछ प्रैक्टिसेस जो याद है, मेरी दादी ने मुझे 1 गिलास पानी और उसमें हल्दी जरूर दिया करती थी। ये प्रैक्टिस आज भी साउथ में है, आपको पानी बहुत दिया जाता। मुझे याद है साउथ में आज भी खिचड़ी खिलाई जाती है। खिचड़ी तो आपको पता है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें नमक नहीं होता है, बगैर नमक की खिचड़ी खिलाई जाती है। आपको सेसमे क्या बोलते हैं उसे, तिल्ली खाने दी जाती है। इतनी सारी नहीं दी जाती, इतनी दी जाती है। सूखे नारियल, गुड़, ये सब आपके डाइट में होते हैं। ये हमारी दादी नानी ये सारी चीजें हमको बताती थी। देखो मेरा ये सेशन का लेने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपको पूरे सेशन के दौरान कभी भी बोला जाएगा कि आप ये प्रैक्टिस करो, ये मत करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सेशन लेने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मेरी दादी नानी, आपकी दादी नानी जो रिचुअल्स प्रैक्टिस करती थी वो गलत नहीं थे, सिर्फ उनको साइंस की भाषा में आप तक पहुंचाना नहीं आ पाया।
उनके पीछे की कहानियां धुंधली हो गई और वो सिर्फ प्रैक्टिस बता पाई। तो आपको पूरे सेशन में ये बिल्कुल नहीं बोला जाएगा कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप बिल्कुल आप अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ भी चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज बहुत सी लड़कियां ये कंप्लेन करती, बहुत सी लड़कियां क्या, मैं भी कंप्लेन करती थी जब तक मुझे ये चीज पता नहीं थी। मुझे पीरियड्स के दौरान पेन बहुत होता था, दर्द बहुत होता था, मुझे इसका कारण नहीं पता था। क्यों कारण हुआ? क्योंकि जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वाला बताया, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया। मेरे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स, जो इसको दबाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए थे, कहाँ थे? रेड ब्लड सेल, आपके सलाइवा, वो कम गए मेरे शरीर में। स्ट्रेस ज्यादा, एंटीऑक्सीडेंट्स कम, तो पेन आपका होना ही होना है। जो डॉक्टर्स आपको पेन किलर्स देते हैं ये पीरियड्स के लिए, वो कभी नोटिस करना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है उस पीरियड के पेन को कम करने के लिए। आपको याद होगा एक तिल क्यों खाया जाता था? तिल जो होता है फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ये आपके पीरियड पेन को कम करता है। अजवाइन क्यों खाई जाती है? इट इज लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। अब बहुत खाना है ना, इतना नहीं खाना रहता है, इतना भी बहुत असरकारक होता है। उनके कुछ प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स होते हैं। आपके जो क्रैम्प्स आते हैं उसमें बहुत फायदा होता है। जैगरी गुड़ क्यों खाने दिया जाता था? इट वाज कंपलसरी कि आपने गुड़ खाना है, आपने नारियल के जो सूखा नारियल है वो खाना है। सूखा नारियल जब आप खाएंगे तो आपको बहुत च्यू करना पड़ता था, बहुत च्यू। जब आप च्यू ज्यादा करेंगे तो आपके मुंह का पूरा सलाइवा उसमें मिक्स होता था। सलाइवा क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स। ये आपके शरीर में जाता है और ये आपके पेन को कम करता है ना। इसके अलावा एक, अगर आज आप नोटिस करेंगे तो जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, जो अच्छे से जल्दी कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ होता है कि उसमें विटामिन B6 एंड B12 का थोड़ा घपला होता है। हमारी दादी नानी यूज्ड टू गिव उड़द दाल, थोड़ा सा कुछ बना के उड़द दाल का जरूर देती थी वो टाइम पे। उड़द दाल इज फुल ऑफ विटामिन B कॉम्प्लेक्स, B6, B12 जो भी होता है वो सारा उड़द दाल में होता था। मैंने कहा था खिचड़ी नमक के बिना खाई दी जाती थी। नमक क्यों नहीं डाला जाता था? क्योंकि नमक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता था और गुड़ जो होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता था। आप उसमें आयरन भी होता है, आपके RBC के लिए बहुत अच्छा है। वैसे कुछ कुछ प्रैक्टिसेस थी हमारे खान पान में जो हम लेडीज के शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद थी। इसके अलावा एक आप लोगों ने बोला कि यहाँ नहीं छूना, वहां नहीं छूना, ऐसा नहीं करना, तो इसको भी मैं एक साइंस की भाषा में समझाती हूँ। अगर आप लोगों ने बेसिक साइंस पढ़ा होगा, या अच्छा चलो बेसिक साइंस भी नहीं पढ़ा है तो हम कभी ठंड में या कई टाइम पे हम पॉलिस्टर या नायलॉन के कपड़े पहनते हैं और अगर हम मेटल को टच करते हैं तो एक स्पार्क या एक करंट आता है। कभी फील होता है ऐसे झटका, कुछ चीज को टच किया है तो, है ना? वो क्या है? दैट इज स्टैटिक एनर्जी। अब इसके पीछे का पार्ट समझते हैं, ठीक है? आपके शरीर में क्या था? अपन स्टार्टिंग में क्या देखे? न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के गया तो इसके पास ज्यादा प्लस चार्ज हो गए। अब ये क्या कोशिश करेगा कि मैं एक ना एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर से बोरो करके अपने आप को सेटल कर लूं। कोशिश यही करेगा ना, क्योंकि अगर उसके पास प्लस है, माइनस कम है, तो वो बहुत तुर करेगा। आई शुडंट यूज दैट वर्ड, मतलब बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? मैं इधर उधर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को सेटल करेगा। एग्जैक्टली अब देखो क्या होता है, जो भी मेंस्ट्रुएटिंग विमेन होती हैं उनके शरीर में इलेक्ट्रॉन की कमी है,
जैसे ही उसने किसी चीज को छुआ, कोशिश करेगी कि वहां से वो इलेक्ट्रॉन लेके अपना जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको सेटल डाउन कर ले। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करते हैं, कहीं से भी टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। इसी तरह से फ्लो करते हैं ना स्टैटिक एनर्जी एंड फिजिक्स में बच्चे ज्यादा जल्दी पकड़ पाएंगे इस चीज को। इसीलिए अगर किसी और के शरीर को आपने टच किया और उसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपने लिया, तो जो आपके शरीर की हालत थी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की, वो चीज सेम, वो जो दूसरा पर्सन है वो सेम वही स्ट्रेस के अंडर में चला जाएगा। ये रीजन था कि हमारे बड़े किसी को भी छूने मना करते थे, पर उनको ये इलेक्ट्रॉन्स की भाषा, स्टैटिक एनर्जी की भाषा नहीं आती थी। ये तो आज का मॉडर्न साइंस हमको बता रहा है कि इस वजह से नहीं टच करना चाहिए। करना नहीं करना आपकी बात है। एक चीज और नोटिस किया मैंने कि अगर मुझे कोई, मेरे पीरियड्स के दौरान अगर कोई मुझे टच कर लेता था, मेरी नानी उसको बोलती थी कि अब तुम नहा के आओ। ठीक है, अब ये क्यों? आप कभी नोटिस किए हो कि जब आप बहुत टेंशन में होते हो, बहुत मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हो? एक बार नहा लेते हो, आपको बहुत रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो एक मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में थी, वो चला गया जिस पर्सन ने उसको टच किया। अब क्या हुआ, इसके अंदर आ गई इलेक्ट्रॉन्स की कमी। पानी का, बहते पानी का सबसे बड़ा क्वालिटी होता है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही पानी बहता है हम सिर पे डालते हैं और जो फ्री बहता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारा शरीर अब्सॉर्ब करता है, और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाने से पहले वो पर्सन शांत हो जाता है। समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप दिखा दीजिए। जी ममता भाभी, यार डबल, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। जी जी संगीता भाभी, शशि भाभी जी। एक और चीज, अगर रिचुअल याद होगा तो बच्चों को भी छूना मना था। सेम रीजन, क्योंकि बच्चे के अंदर से भी आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और अपने आप को सेटल करके बच्चा वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। लेकिन एक याद होगा कि बच्चा एक पर्टिकुलर टाइप का अगर कपड़ा पहना है, फलालेन टाइप का कुछ बोलते थे या सिल्क कुछ बोलते थे, अगर वो कपड़ा पहना है तो बच्चा आपको फलालेन आई थिंक वो कपड़ा पहना है तो आप छू सकते थे। क्यों ऐसा? क्योंकि फलालेन एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी ऐसी चीज जो दीवार, एक ऐसी दीवार क्रिएट करता है जहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो सकते थे। तो इसलिए जब बच्चा जो छोटा है उसको ये कपड़े पहना के मेंस्ट्रुएटिंग विमेन के पास आने दिया जा सकता था। तो होप आपको थोड़े थोड़े डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। आपको एक ये बोरा याद होगा, हमको एक अलग सी चटाई दे दी जाती थी बैठने के लिए कि आप बस वहीं बैठिए, कहीं आना जाना नहीं है, और वो बड़ा खराब लगता था। और जब हमारे भाई लोग हमको देखते थे तो हम तो शर्म के मारे कहाँ जाएं ऐसा लगता था। बट वो जो चटाई होती थी एक्चुअली बेसिकली वो बनी होती थी दरबा ग्रास से। दरबा ग्रास जो होती थी, जब उसपे लेडीज बैठती थी तो वो एक अर्थिंग प्रोवाइड करता था अर्थ के साथ, और अर्थ से वो इलेक्ट्रॉन लेता था, और ये जो विमेन है, जो मेंस्ट्रुएटिंग विमेन है, उसका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको बैलेंस किया जाता था। पहले, आज तो भी हम प्लेट में खाना मिलता था हमको, पर पहले आई रिमेम्बर कि केले के पत्तों में या इस तरह से दिया जाता था खाना। क्यों मेटल में क्यों नहीं दिया जाता था? अगेन, मेटल इज अ कंडक्टर, और वो आपके अंदर से और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा सकता था। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोटिस करेंगे,
आपके आई थिंक आपके एक आध जनरेशन पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुझे यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कहते हैं, या इस तरह के यूट्रस का जो बार बार निकालने का प्रॉब्लम आता है, या जो एनीथिंग रिलेटेड टू यूट्रस और उस पार्ट वजाइना को लेके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम थे। जानते हैं क्यों? आज एक सेकेंड, मैं किसको म्यूट करूं? ममता जी, भाभी आपको म्यूट करती हूँ। म्यूट, ममता भाभी म्यूट करिए आप जी। आज इतनी ये समस्या क्यों बढ़ गई है? आज मैं पूरे सेशन में मैं प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं किसी भी चीज के लिए किसी को भी फोर्स नहीं कर रही हूँ कि ये रिचुअल्स फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस सेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरी और आपकी दादी नानियां गलत नहीं थी, सिर्फ उनको साइंस की भाषा नहीं आती। हमारा इसका रीजन बताती हूँ कि आज ये इतने वजाइनल इन्फेक्शंस क्यों बढ़ गए हैं। और मैं खुद इस चीज से पिछले काफी 1.5-2 साल से मैं खुद परेशान थी, और तब ये मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और ये जानना और ये एक्सपीरियंस करना कि आज मैं आपके सामने ये 2 शब्द कह पाती हूँ। आपके वजाइना एरिया का जो पीएच वैल्यू है, मतलब वहां पे देखो, पीएच यानी एसिड या अल्कलाइन, कोई भी चीज खट्टी होती है या अल्कलाइन होती है, बीचेस बेस। तो जो वजाइना का एरिया होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, उसका अराउंड 3.5 के आसपास उसका पीएच वैल्यू। आप देखते होंगे वजाइनल क्या इंटीमेट वॉश वगैरह जो आता है विद पीएच बैलेंस 3.5, ये आपने नोटिस किया होगा एड में, विद्या बालन ऐड करती हैं, है ना? तो आपके वजाइना एरिया का पीएच वैल्यू होता है 3.5 के आसपास, जो है थोड़ा सा एसिडिक, 3.54 इस रेंज में रहता है। और जो आपके शरीर का खून होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 7.5, यानी थोड़ा सा अल्कलाइन बेस की तरफ चला गया वो। एक बार इमेजिन करो, दिन में 8 घंटे आप प्लास्टिक कवर में खून को पैरों के बीच में पकड़ के रखे हैं, जिसका पीएच वैल्यू 7.5 के आसपास है, और एयर भी सर्कुलेट नहीं हो रही है क्योंकि एक प्लास्टिक का लेयर है, तो क्या वहां पे फंगल इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा? जो 3.5 जो हमारा नॉर्मल वजाइनल एरिया का नेचुरल पीएच है, वो अच्छे बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे बैक्टीरिया जो हार्म करते हैं उस एरिया को, उसके लिए 7.5 यानी उसके लिए तो जन्नत हो गई है। वो खूब फलेगा फूलेगा और वो इन्फेक्शन पूरा यूट्रस तक जाएगा। अब पता चला दादी नानी कपड़ा लेने क्यों बोलती थी। एटलीस्ट एयर सर्कुलेट होती है, एयर सर्कुलेट होती थी तो वजाइनल इन्फेक्शन के प्रॉब्लम्स बहुत कम हुआ करते थे। मैं ये हरगिज नहीं कह रही हूँ कि आपको पैड्स नहीं लेना चाहिए। इट इज ओनली आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप अपने लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं कि बाहर गए तो पैड्स ले लिया, घर पे हैं तो कपड़ा, इट्स ऑल योर चॉइस। मैं कुछ भी किसी को पुश नहीं कर रही हूँ, ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि दिस इज हाउ आई रिकवर्ड फ्रॉम ऑल माई मेरे जो वजाइनल इन्फेक्शंस था, यूट्रस इन्फेक्शंस था, मैं कैसे रिकवर कर पाई। ये थोड़ी साइंस की भाषा हो गई, मैं अपने जो दादी नानी वाली भाषा में बताती हूँ, उसमें भी आपको समझ में आएगा। हर शरीर में प्राण होते हैं। यहाँ प्राण का मतलब ऑक्सीजन या एयर ये नहीं है। प्राणा इज समथिंग एनर्जी दैट इज नीडेड आपके पूरे बॉडी में, वो घूमती रहती है और आपको वो लाइफ एनर्जी का मतलब होता है प्राण। सांस लेना बंद करते हैं, ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब आप मर नहीं गए हैं। जब आपके शरीर में से प्राणा जाता है,
जब आपके शरीर में से प्राणा, जो ये लाइफ एनर्जी है, ये जाती है, तभी किसी को मृत बोला जाता है। हर एक के अंदर ये लाइफ एनर्जी होती है, ये प्राणा होता है। इंडिया में इसको प्राणा बोलते हैं, जापानीज में इसको की बोला जाता है, चाइनीज में इसको ची या क्यू बोला जाता है। CHI या QI दोनों प्रोनाउंसिएशन है उसके। एक चीज नोटिस करना, अच्छा मुझे बताना कि अगर एक फार्म है, आप खेत में गए, वहां से कुछ तोड़ा और खाया, उसका स्वाद कैसा लगेगा? एकदम वंडरफुल। वही चीज आपने फ्रिज में रखा और 3-4 दिन बाद उसको निकाल के खाया, तो टेस्ट कैसा लगेगा? डाउन है ना? ये क्यों चेंज होता है टेस्ट? बिकॉज देर इज अ चेंज ऑफ प्राणा। उसके जब जितना, इसलिए कहा जाता है, आप आज देखिए एंटीऑक्सीडेंट, आपके चेहरे पे रिंकल्स नहीं आएंगे। क्यों कहते हैं आप लाइव फूड खाइए? लाइव फूड यानी जितना आप नेचुरल खा सकते हैं उतना खाइए। थोड़ा सा ये टॉपिक है, कैसे एक्सप्लेन? ओके, किसको म्यूट करना पड़ेगा? ओके, डन। आपके शरीर में जो ये प्राणा होते हैं, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं? ह्यूमन सेल्स पे। ह्यूमन सेल यानी, या तो आपके, एक मिनट निखिल जी, आई थिंक आपको म्यूट करना पड़ेगा। ओके, जो ये प्राणा होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? ह्यूमन सेल्स में। ह्यूमन सेल्स यानी लेडीज में उनके जो अंडे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और मेन में सीमेंस में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। ठीक है? ये प्राणा कब कम होंगे? जब भी आपके शरीर में से सीमेंस जाएगा या आपके शरीर में से एग जाएगा। इसीलिए विमेन जो है मेंस्ट्रुएशन के टाइम, उसके जो भी अंडे फर्टाइल नहीं हुए हैं वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम बाहर निकलेंगे शरीर में से। अंडे यानी प्राण। जब भी आपके शरीर में से इतना प्राण बाहर जाएगा तो आप अपनी एनर्जी में बहुत लो फील करोगे। इसलिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम, चाइल्ड बर्थ के टाइम आपकी एनर्जी बहुत कम होती है और आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट हमारी दादी नानी ये प्राणा के नाम से बताती है, और मॉडर्न साइंस वो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली थ्योरी है उससे बताती है। अब जब किसी ज्योति कोठारी भाभी, आई थिंक आपने म्यूट रहना है। ओके, हाँ जी। जब भी हमारे शरीर में से इस तरह से जब प्राणा निकलेगा तो टेंडेंसी क्या होगा कि हम इधर उधर से प्राणा को अब्सॉर्ब करें। ठीक है? यही जैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे थे तो हम इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब कर रहे थे, वही हमारे नेटिव साइंस की भाषा में हम अब प्राणा अब्सॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है? यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो थम्स अप, थम्स अप। समझ में आ रहा है ना जी? हमारा जो आज आप सारे टीवी में एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे, जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड का जो स्टेन दिखाते हैं उसे बहुत गंदा बोला जाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, इस ब्लड को लेकर हमारी दादी नानी हमारे शरीर का पूरा प्रॉब्लम्स क्या क्या है उसे देखकर बता सकती थी। सिंपल आप भी कर सकते हैं। जो बेसिक मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, एक कॉटन में लीजिए, आपके कॉटन के कपड़े पे लीजिए, उसे सूखने दीजिए, पूरा ड्राई होने दीजिए और सिर्फ प्लेन पानी से धोइए। उस पे जो स्टेन अगर बचता है तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ, वात कफ पित्त में से कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और आपको वो ट्रीटमेंट, अब अपन उतने एक्सपर्ट नहीं है कि दादी नानी के जैसे बता सकें कि ये प्रॉब्लम है,
बट हाँ, वो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो स्टेन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर स्टेन छोड़ता है तो आपके शरीर में वाकई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, चाहे वो क्रैम्प्स का हो, चाहे वो आपके इनडाइजेस्ट टॉक्सिन्स का हो, या कुछ भी हो। एक कॉन्सेप्ट और बताती हूँ, उसके बाद अपन चलते हैं। आपके बहुत सारे जो सवाल थे उस पे काफी सारा क्लियर हो जाएगा। जी, हमारे शरीर में बेसिकली 3 फोर्सेस होते हैं, इंटरनल फोर्सेस, वात, कफ और पित्त। ये बेसिक होते हैं। जब भी ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए। जब भी इनका इक्विलिब्रियम गड़बड़ होता है तो शरीर में डिजीजेस आती है। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं अपन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से अपने को जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितने सवाल हैं, उसी के राउंड एंड राउंड अपने पार्ट को लेंगे कि हमारा बेसिक चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं वात दोष की। वात एक्चुअली क्या करता है कि हमारा जो मेंस्ट्रुएशन, जो चाइल्ड बर्थ, या हमारा मूवमेंट, या बोन्स एंड स्केलेटन, इस पे पूरा जो कंसंट्रेशन होता है वात का होता है। मतलब वात इस चीज को कंट्रोल करता है। आपकी स्किन ड्राई होना या बाल रूखे होना, ये कारण है वात जब बढ़ जाता है। ओके, आपको एक चीज बोली जाती है कि पीरियड के टाइम पे आप दौड़ भाग ना करें, एक जगह शांति से बैठें। स्पोर्ट्स खेलना तो दूर की बात है ना? क्यों बोला जाता था? बहुत से कम्युनिटी में ये भी बोला जाता है कि बाल कोम्ब नहीं करना है। देखो, बाल क्या होते हैं? ये अस्थि यानी हमारे बोन का एक्सटेंशन है। नाखून हमारे बोन का एक्सटेंशन माना। अस्थि धातु बोन क्या भाई बहन समझो, उससे रिलेटेड है। जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, नेचुरली आप चाहो नहीं चाहो, जो वात और पित्त, ये जो 2 दोष होते हैं, वो राइज होते हैं, क्योंकि आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, इसलिए ये दोष हाई होते हैं। अब अगर ये दोष हाई है, आप फील करते होंगे जब आपको टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, तो आपके बाल बहुत झड़ते हैं, है ना? नाखून ब्रिटल हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि आपको टेंशन है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम आप ऑलरेडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में हैं। इस टाइम अगर आप ज्यादा कोम करते हैं तो आपके बाल ज्यादा झड़ते हैं। नोटिस करना, जिनका वात दोष बढ़ता है उनके नाखून भी बहुत ज्यादा क्रिम्पिंग, बहुत ज्यादा टूटते हैं। तो दिस इज द रीजन कि हमको 4-5 दिन सिर में तेल लगा के रहने बोला जाता था, और ये सब मतलब एक जगह शांति से बैठने बोला जाता था। एक जगह क्यों बैठने बोला जाता था? क्योंकि हमारे शरीर में मेंस्ट्रुएशन के टाइम में वात दोष राइज पे होता है। वात किसको कंट्रोल करता है? आपके स्केलेटन को, आपके बोन्स को। तो जब आप इस तरह से मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे दौड़ भाग करोगे तो आपके शरीर में जो बोन स्केलेटन जो है, इसमें ब्रिटलनेस ज्यादा होता है और ये टूटने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आप हमारा एंशिएंट नृत्य देखेंगे तो उसमें कथक या आपके जो भी एंशिएंट स्पोर्ट्स भी देखो तो उस दिन आप उसमें आपको 5 दिन की छुट्टी ऑफिशियल दी जाती है। लेकिन मॉडर्न स्पोर्ट्स आपको पुश करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करें। हमारा जो एंशिएंट नृत्य है, स्पोर्ट्स है, इसमें लेडीज 50, 60, 70, 80 साल तक परफॉर्म करती हैं। पर आज जो मॉडर्न स्पोर्ट्स होते हैं उसमें टाइम होता है 10-15 साल का करियर होता है।
ये इसीलिए होता है कि हमारा जो एंशिएंट कल्चर था वो इस 5 दिन का महत्व समझता था, और आपके शरीर को जब रेस्ट चाहिए उसे पूरा रेस्ट दिया जाता था। आपको अगर याद होगा, किसी ने कथक की क्लासेस की होगी, तो जैसे आपका लेवल है 1 घंटा करने का, आपके गुरुजी आपको 40 मिनट पे रोक देते थे, बस यहीं तक करना है आज। लेकिन मॉडर्न स्पोर्ट्स में अगर आपका कैपेसिटी 1 घंटे का है तो आपको पुश किया जाता है आप 1.5 घंटे तक करिए। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारा करियर स्पैन बहुत कम हो जाता है। आप देखिए हेमा मालिनी जी आज भी मस्त नृत्य करती हैं एट द एज ऑफ 70-80s। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उन चीजों को उन्होंने पालन किया होगा, है ना। चलिए एक दोष और बताती हूँ, पित्त दोष। पित्त एक्चुअली क्या करता है, हमारे शरीर का डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और ओव्यूलेशन, जो अंडे बनने की प्रक्रिया होती है, इससे बहुत कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, ये पित्त में या तो हाई या तो लो जो भी होगा। अब देखो पित्त किसको कंट्रोल कर रहा है? आपके डाइजेशन, आपके मेटाबॉलिज्म को। पित्त अगर नहीं प्रॉपर है तो आपका डाइजेशन होगा क्या प्रॉपर? नहीं होगा। ओके, अब अगर डाइजेशन नहीं हुआ, ममता जी अग्रवाल में आपको म्यूट करिए। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा? आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड रहेंगे। आयुर्वेदा में इन अनडाइजेस्टेड पार्ट को आमा कहा जाता है। आमा इज बेसिकली सिंपल भाषा में टॉक्सिन। ये आपके शरीर में बहुत तरह से होता है, जैसे अनकम्बाइंड फूड खा लिया, जैसे आपने से बहुत खट्टा खाया और उसके बाद दूध पी लिया, तो ये इम्बैलेंस्ड फूड है, तो ऐसा नहीं खाना चाहिए। या आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, या बहुत सारे रीजंस होते हैं ये आमा का क्रिएशन के आमा होने के लिए। एक चीज सुना होगा, आप जब पीरियड्स में होते हैं तो सर पे हीना या मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, है ना, बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपके मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आपके शरीर का वात वात अपन इसके पहले डिस्कस किए हैं। पित्त जो है, वात और पित्त दोनों नेचुरली हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि वात क्या कर रहा था? मेंस्ट्रुएशन को। पित्त क्या कर रहा है? ओव्यूलेशन को कंट्रोल कर रहा है। इन दो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए नेचुरली आपके मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वात और पित्त राइज होंगे। अगर आपने सिर पे मेहंदी लगाया, मतलब क्या किया? आपने अपने शरीर को कूल किया, ठंडा करने की कोशिश की। जब आप अपने शरीर को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो हीना लगा के, मेहंदी लगा के, तो क्या होगा? आपका जो नेचुरली आपका जो पेट क्लीन होना चाहिए था वो नहीं होगा। आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो, आप कभी नोटिस करते होंगे ना कि आप नहा लिए हैं, बहुत सारा स्विमिंग कर लिए, तो आपका फ्लो रुक जाता है कुछ टाइम के लिए। ये इसी वजह से होता है कि जो नेचुरली आपका राइज्ड पित्त और वात है उसको आपने ठंडा कर दिया। दादी नानी बोलती थी ना कि जीमने के बाद आपने नहाना नहीं चाहिए, है ना। आज भी है, आज भी हम फॉलो करते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो पित्त जो होगा आपके शरीर को, आपके शरीर में जो खाना को डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी है, अगर आपने उसको ठंडा कर लिया, पानी से शावर ले लिया, ठंडा कर लिया, तो फिर जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा और क्या बनेगा? टॉक्सिन। आमा इज टॉक्सिन। वो आमा आपके इंटेस्टाइन्स और वहां जाके चिपका रहेगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए। जो पेट दुखता है ना, ये इनडाइजेस्टेड फूड। इसलिए आपका जब भी पीरियड आए उसके 1 हफ्ते पहले आप अपने खान पान में बहुत सारी चीजें सुधार करते हैं ना, एंड ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि आपका पेट दुखना बहुत बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है ना। चलिए, इसके बाद
हम बात करते हैं हाँ, एक एक परंपरा और है कि हमें सिर नहीं नहाना चाहिए 5 दिन, है ना, सिर में पानी। सेम रीजन है, हम अगर हमारा जो नेचुरल वात पित्त जो राइज है, अगर उसमें हम ठंडा पानी डालेंगे तो वो उस दोष को शांत करेगा और हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो गड़बड़ा जाएगा और क्लीन नहीं होगा। कायदे से तो मतलब 5 दिन पहले नहाया भी नहीं जाता था और खुद के शरीर को वार्म रखा जाता था, पर्टिकुलरली शॉल या ब्लैंकेट में ओढ़कर रखा जाता था, ताकि ये जो नेचुरल फ्लो है वो हमारे शरीर में से क्लीन हो जाए। फटाक से एक बात और करते हैं, हमने वात की बात की, पित्त की बात की, कफ की बात की। जो कफ का जो दोष होता है, कफ इज बेसिकली वाटर, ओके। ये हमारे जो मेंस्ट्रुएशन का जो फ्लूइड प्रोवाइड करता है, जो मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है, जो लिक्विड चाहिए इस फ्लो के लिए, वो देता है कफ। कफ दोष की वजह से ये होता है। आपको याद होगा कि आप मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे तुलसी जी को पानी नहीं चढ़ाते हैं, है ना, या किचन में नहीं जाते हैं, खाना नहीं बनाते हैं। इसका सारा रीजन इसी पे है। कुछ लोगों को ने तुलसी जी पे जल चढ़ाया, तुलसी जी जल जाती है। कुछ लोग चढ़ाते हैं, कुछ लोग जी। एक क्वेश्चन आया है, पीरियड के समय ठंड बहुत लगती है, क्या कारण है? आपका शरीर नेचुरली जब गर्म है, नेचुरली गर्म है, तो थोड़ी सी भी हवा का झोंका आपको ठंडक देता है। दैट इज द मेन रीजन कि आपका बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी राइज्ड है और हल्का सा एक हवा का झोंका भी आपको ठंडक देता है। गर्म क्यों है? आपका जो नेचुरल फायर है, जो पित्त है, वो राइज्ड है, इसलिए ये चीज होती है। जी, एक बात करते हैं, तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाते हैं। क्यों नहीं चढ़ाते हैं? देखो, मैं चढ़ाती हूँ जल तो तुलसी जी जल जाती है, लेकिन मेरी फ्रेंड चढ़ाती है तो नहीं जलती है। इसका बेसिक रीजन समझते हैं कि जब पहले के टाइम पे जब लड़की का पहला पीरियड आता था, तो उनको दादी नानी एक पौधा गिफ्ट करती थी। ये पौधा गिफ्ट करने की परंपरा इतनी पुरानी है। और उस लड़की को वो तुलसी जी का या जो भी पौधा उसको दिया जाता था, उसको वो 5 दिन केयर करनी होती थी, जल देना होता था, सब करना होता था। 5 दिन के बाद वो पौधे की हालत 1-2 दिन में तो पता नहीं चलती, 2, 4, 8, 15 दिन में बड़े लोग ऑब्जर्व करते थे। अगर वो पौधा विथर हो जाता है, यानी ये जल जाता है या खराब हो जाता है, तो इस तरह की जल ना चढ़ाने की परंपरा सिर्फ उस लड़की पर लागू होती थी, सब पर नहीं होती थी। सिर्फ तुलसी जी पे जल ना चढ़ाना उस लड़की पर लागू होती थी। क्यों हुआ होगा ऐसा? क्योंकि उसके शरीर में पित्त बहुत राइज किया था। पित्त यानी फायर, बेसिकली पित्त यानी फायर। तो और तुलसी जी जो होती है, बहुत सेंसिटिव पौधा होता है। कहा जाता है इवन तुलसी जी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो हम स्टार्टिंग में बात किए थे, तुलसी जी भी वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाती हैं। मैं ऑलरेडी फायर, मेरे अंदर बहुत सारा, मैंने जल चढ़ाया, तो ये जो है बहुत सूक्ष्म लेवल पे तुलसी जी जल जाती हैं। लेकिन जो कफ प्रकृति की लेडीज होती हैं, कफ यानी वाटर, पानी, जल जो ठंडा करेगा, इसलिए उनके जल चढ़ाने से तुलसी जी को कुछ नहीं होता है। एक चीज और थी कि किचन में ये खाना नहीं बनाना चाहिए, या ये चीज भी बहुत करेक्ट है। जी, ये चीज भी बहुत करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? अनम्यूट करना। जी, ये चीज भी करेक्ट है। अगर आप इसको देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुएटिंग विमेन होती है, उसके शरीर में से क्या लॉस हो रहा है? प्राणा।
और किचन में सब लाइव फूड है, तो ये लेडी क्या करेगी, अगर वो खुद के लिए खाना बना रही है, अकेले खुद के लिए, तो नो इश्यूज, लेकिन जब वो बाकी लोगों के लिए खाना बना रही है तो उसमें से हर चीज में से उसने क्या ले लिया, प्राणा, बिकॉज वो बहुत सारा प्राणा लूज कर रही है उसने, इसलिए वो जो खाने में जो नेचुरल टेस्ट होता है वो चला जाता है। इसके अलावा ऑयल मसाज नहीं करनी चाहिए। ऑयल मसाज इसलिए नहीं करनी चाहिए कि जो हम नेचुरली राइज्ड वात एंड पित्त है उसको इंटरफेरेंस होता है। जी एक मिनट, जी 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 एक मिनट जी। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं कि हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, जबकि गुरुद्वारा में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और इस तरह के भगवान जी के पास नहीं जाना चाहिए या नहीं टच करना चाहिए। तो इसके लिए हमको ममता जी भाभी और मिला भाभी, हमको एक सेशन और लेना पड़ेगा जिसमें हम ये कवर कर सकते हैं। बट बेसिक मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे शरीर में जहां नाड़ियां ज्वाइन होती है, ऐसे तो हजारों चक्र है, पर जो 7 मेन चक्र होते हैं, ठीक है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ऐसे 7 चक्र होते हैं जिसका अलग अलग पर्पस लाइफ में होता है। मंदिर जो होता है वो वास्तु पे बेस्ड होता है। आप वास्तु पुरुष को देखना, उसका जो ब्रोज होता है, आईब्रोज जो होता है, इसके बीच में आइडल की स्थापना होती है, और हर मंदिर का अलग वास्तु होता है, उसका पर्पस अलग होता है। तो ये बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा, तो मंदिर वाला जो पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, जहां पे हम हमारे शरीर के चक्र और मंदिर के वास्तु और हमारे शरीर में जो वायु घूमती है, पर्टिकुलरली कौन सी वायु ऊपर जानी चाहिए, कौन सी नीचे जानी चाहिए। नीचे जाने वाली वायु भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन, आपका टॉयलेट, आपका एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट, आपका चाइल्ड बर्थ उसी पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन पे करेंगे। होपफुली मैंने काफी सारे आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे और आपको पसंद आया होगा ये सेशन। नाउ ओवर टू यू ममता जी, ममता भाभी, आप स्क्रीन हाँ, पे जी। हाँ नहीं, बहुत अच्छा सेशन। व्यूज व्हाट्सएप पे जरूर डालें, और नेक्स्ट सेशन हमें लेना है नहीं लेना है, आपके व्यूज से ही हमें डिसाइड करना होगा कि हम लें कि नहीं लें। तो आप लोग अगर व्हाट्सएप पे डालते हैं कि कैसा रहा सेशन, और अपने क्वेश्चंस भी आप लोग तैयार रखिए, तो अगले जो हमारी फिर से मीटिंग होगी ये एकल सखी संगम की, तो हम उस मतलब मई महीने के फर्स्ट वीक में हम वापस से ये सेशन को ले सकते हैं। काफी बहुत इंफॉर्मेटिव था, और एक्चुअली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सब कोई अगर कुछ अभी टाइम है तो अगर कोई कुछ बोलना चाहता है इस टॉपिक के बारे में तो अपनी अपनी राय दे सकते हैं। है क्या टाइम एकता अभी? जी जी भाभी, है अपने पास टाइम। हाँ, तो आप लोग सभी कोई कुछ थोड़ी बहुत अपना अपना राय दें, और वो फिर हम नहीं तो समापन की ओर चलें। एकता दीदी। जी ममता जी। मैं बोली जैसे पीरियड्स आते हैं तो जैसे 20-21 साल की लड़कियों के, तो जैसे 2-2 महीने में 3-3 महीने में पीरियड्स आते हैं, वो क्यों आते हैं? रेगुलर नहीं आते हैं। रेगुलर नहीं आते ये बेसिकली 2-3 जो है ना, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं और हमारा बॉडी स्ट्रेस में चला जाता है, ठीक है। अब इस स्ट्रेस को अगर आप शांत नहीं करेंगे, आप एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं लेंगे, अब वो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको दवाई लेना चाहिए या कुछ लेना चाहिए, आप खान पान से इस चीज को बहुत बैलेंस कर सकते हैं। आप अपने डाइट में चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये रेगुलर हो जाता है। ये होता है बेसिकली साइंस के टर्म्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। जी भाभी। वही ओके ओके, थैंक यू। शशि भाभी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। हाँ एकता भैया, जी भाभी। मैं पूछ रही
मैं पूछ रही थी कि जैसे पीरियड्स में बहुत बच्चों को कभी देखती हूँ कि बहुत इरिटेटिंग और गुस्सा आना और पेट में भी दर्द काफी होता है, तो कुछ आप अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ ऐसा मेडिसिन या फिर या क्या कारण है जो अगला सेशन में जब बताएंगे तो कुछ इसके बारे में जी बताइए। जी, एक छोटा सा बता देती हाँ हूँ आपको। मैंने आपको लास्ट हाँ में बताया था कि जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है तो नेचुरली आपका वात और हाँ पित्त राइज होता है। पित्त यानी क्या हाँ होता हाँ है? अग्नि। पित्त यानी हाँ बेसिकली हाँ अग्नि होता है। तो जब ये अग्नि राइज होती है तो आप देखिएगा आपके शरीर का हम्म सेंट्रल पार्ट बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म। वो थर्मामीटर में नहीं आएगा कि आपको 101 डिग्री बुखार है। और इस अंगार की वजह से आप हम्म चिड़चिड़, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा हम्म आना, जेलसी होना, शॉर्ट टेम्पर होना, ये बेसिक पित्त की वजह से होता है। अब पित्त को आप वो हम्म 5 दिन तो शांत नहीं करेंगे, लेकिन बचे हुए 28 दिन आप उसको नेचुरली शांत कर सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने जो किया था, आपने मेरा पूछा, तो मुझे गरम हम्म खाने का बहुत शौक है। मैं मतलब एकदम जब हम्म तक जीभ जले तब तक नहीं खाती, और बेसिकली मैं पित्त प्रकृति की लेडी हूँ। तो मैंने ये हम्म जो गरम चीज खाना कम किया, जैसे अदरक की चाय की जगह मैंने इलायची की चाय पे शिफ्ट हो गई। जैसे क्या बोलना चाहिए, अपना गुलाब होता है ना, देसी गुलाब, उसका पानी काफी हम्म, पीती हूँ। तो ये मेरा पित्त बहुत अच्छा शांत करता है। तो हम्म। मैं बेसिकली आयुर्वेदिक थैंक्स। डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट हाँ 2-4 टिप्स जरूर फॉलो किया है। हाँ 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 इस तरह से मैंने काफी कुछ कंट्रोल किया है। जी भाभी। थैंक्स अ उर्मिला लॉट। दी, हाँ जी जी उर्मिला दीदी, कुम भाभी मन, हाँ बोलिए आशा मलानी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ 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 जी हाँ बोलिए। हाँ हाँ मेरा बोलिए। कुछ हाँ एकता जी भाभी। हाँ मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मेन फोकस जो आज का है ना, हम लोग अपने समय में 4 दिन किचन में नहीं जाना या पालना जो कहते थे, तो उनको कैसे गाइडलाइन करना। एक बार आप रिपीट करिए, शायद कुछ नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है। आप क्वेश्चन रिपीट करिए मैं बतलाऊं? जी मैं जी। बतला देती हूँ। ये आशा भाभी पूछ रही है कि जैसे कि पहले अपने लोग, एक मिनट, मैं कुमकुम भाभी जी को म्यूट करती हूँ। हाँ जी भाभी बोलिए। हाँ मतलब आशा जी पूछ रही हैं कि हम जो पहले 4-5 दिन चौके में जाने मना करते थे, पर आजकल बच्चे नहीं मानते हैं, तो हम उनको कैसे गाइडलाइन करें इस चीज के उनको लिए? बोलना एकता का सेशन आके एक बार मेंस्ट्रुअल साइंस पे अटेंड कर लो। तो ये चीज देखिए, एक्चुअली सभी बुद्धिजीवी हैं, और आप सिर्फ उनको अपने ट्रेडिशन के बारे में कारण के साथ अगर बताएंगे, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो 100% तो नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। पर 2%, 4%, ऐसा नहीं है कि मैं पैड्स यूज नहीं करती, मैं भी पैड्स यूज करती हूँ, ये नेचुरल है। लेकिन जब मैं घर पे हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कपड़ों का, कॉटन के कपड़ों का यूज करूँ, ताकि मुझे इन्फेक्शन कम से कम फील हो। तो हम पूरी चीज तो नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हम बहुत आगे आ चुके हैं। पर हाँ, कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो अगर आप उनको उसके पीछे का कारण बताएंगे तो जरूर बच्चे फॉलो करेंगे। वही जी। कारण पूछना है कि उनको कैसे गाइड करें। जी, ये आज पूरा सेशन उसी पे था। आपको ये साइंस उसी लिए बताया गया कि ये सारे कारण होते हैं ये सब चीजों के पीछे। तो होपफुली आप नेक्स्ट टाइम बच्चों को बिल्कुल बोलिए सेशन में आए, तो शायद मैं और अच्छे से गाइड कर पाऊँ। जी। नहीं, रिकॉर्डिंग हुआ है ना इसका प्रोग्राम, तो हम लोग इसका रिकॉर्डिंग में बना के और डाल भी देंगे ग्रुप में, और इनको भेज भी देंगे, तो ये वापस से उसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जी भाभी, होपफुली मेरे हाँ। कंप्यूटर ने साथ दिया हो और रिकॉर्डिंग हो। जी, एक पूनम जी भैया नहीं दिखा रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, पर स्टोर हुआ है या नहीं। जी संगीता अच्छा। भाभी। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और आज फिर हमें हिंदू होने का गर्व अनुभव हुआ, हमारी संस्कृति पे हमको प्राउड हुआ। अभी तक हम जो भी है,
हम स्त्रियां सब यही समझते हैं कि हमको ऐसा करना पड़ा, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया। पर आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हमने जो किया शायद उसके कारण हमारा स्वास्थ्य अभी बेटर है। मे भी जी हमारे बच्चे जॉब नहीं कर रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य हमारी एज में मालूम नहीं क्या होगा। तो हिंदू होने पे आपने और गर्व करवाया, इसके लिए थैंक्स। अमेजिंग। और बहुत थैंक यू। वाकई हम सबको अपने जो ग्रंथ हैं वो पढ़ना चाहिए। हर चीज का सॉल्यूशन है। जैसे गीता जी सिर्फ रिलेटेड नहीं है कि कर्म करो फल मिलेगा। हाँ, गीता जी आपको आपके खान पान रहन सहन हर चीज के बारे में बताती है। प्रॉब्लम है हम पढ़ते नहीं है। हमको आज हैरी पॉटर बड़ा सुहाता है, लेकिन हमको हमारे चार वेद पढ़ने नहीं पसंद है। तो बिल्कुल कोशिश सही करेंगे बात और अच्छे से आप लोगों को अपन सब और गर्व आप करेंगे। ऐसे ही आप एकता हमको हमेशा ज्ञान करवाते रहिए। यही हम सबकी आपसे आशा है, उम्मीद है। बस आप लोगों का बहुत आशीर्वाद अच्छा ऐसे ही कुमकुम बने रहे। जी कुमकुम भाभी कुछ लगा। बोलना चाह रहे हैं क्या? अ, हाँ, मैं भी कुछ बोलना चाह रही हूँ जी जी कुमकुम मणि हाँ भाभी के मनी बाद। भाभी बोलिए। हाँ हाँ बोलिए भाभी। कुमकुम भाभी बोल रहे हैं ना? नहीं आप नहीं बोलिए। नहीं। हाँ मैं बोलूं? मैं बोली ये हाँ जो अपने यहाँ है ना, ये मानने का पीरियड का, ये आज से नहीं, हजारों सालों पहले से। ये सबको याद होगा, महाभारत में आता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसको जब भरी सभा में लाया गया था, तो वो बोलती मैं ऋतुजा हूँ करके। यानी एक वस्त्र धारण करके अलग कमरे में थी वो उस समय जब उसको लाया गया था। उस समय भी हम ये मानते थे। ऋतु स्नान यानी जब हम वो हो जाते हैं क्लियर, नहाते हैं, तो बोलते हैं ऋतु स्नान हो गया है करके। तो द्रौपदी भी उस समय मानते थे, यानी 5000 साल पहले की बात पहले है की ये तो। बात है। जी बिल्कुल हम्म। वेरी ट्रू। जी पूनम जी भैया आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप अनम्यूट करिए। हेलो भाभी, बहुत बढ़िया सेशन रहा। बहुत सारी चीजें जो समझ में नहीं आ रही थी कि करते आ रहे थे, उसके रीजंस, उसके पीछे का विज्ञान भी पता चला। यहाँ मैं ये चीज पूछना चाहूंगी कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें आज ये सुनी कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इस दौरान क्या करना चाहिए और बेसिकली फूड इंटेक हम लोगों का क्या होना चाहिए? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इस दौरान पपीता खाना चाहिए, पपीता गर्म होता है। तो इसके अलावा आप और क्या बता सकते हो कि क्या करना चाहिए जिससे कि हेल्थ और अच्छी रहे? जी बेसिकली हमारा जो डाइट या फूड होता है वो ये सिर्फ 5 दिन में सर्कुलेट नहीं होना चाहिए। इसकी तैयारी आपको पिछले पूरे महीने करनी पड़ती है ताकि ये 5 दिन आपके बगैर दर्द के, बगैर कोई प्रॉब्लम के निकले। तो ये जो फूड वाला पार्ट है ये आपको पूरे राउंड द मंथ करना है। सबसे पहले तो आप अपनी प्रकृति देखिए कि अगर किसी नाड़ी प्रशिक्षण कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज बात वाले के लिए अच्छी है वो पित्त वाले के लिए अच्छी नहीं है। जैसे मेरे लिए खट्टा, बहुत ज्यादा खट्टा अच्छा नहीं है, मेरे लिए मीठा ज्यादा अच्छा है। तो जो इस तरह से हर एक की प्रकृति बदलती रहती है। जो भी खाएं सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, वो आपके शरीर में टॉक्सिन्स छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो अपना लेफ्ट ओवर आपके शरीर में छोड़ रहा है, आपके इंटेस्टाइन्स जैम हो रही है, तो वो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम देगा पीरियड्स के टाइम पे, क्योंकि पीरियड्स का पूरा कनेक्शन आमा से है। आमा इज अनडाइजेस्टेड फूड का जो टॉक्सिन होता है उस पे। तो कोशिश करिएगा कि आपका स्टमक हमेशा क्लीन रहे थ्रू आउट द मंथ। एंड कोशिश करिए बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स खाने की, ताकि आप जैसे जवान दिखती हैं वैसे ही हमेशा जवान दिखें। और यस बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट फूड इज मस्ट। जी एकता हम लोग शांति पाठ कर लेते हैं, फिर जी उसके बाद में अगर फिर चलता रहेगा अपना जितना देर भी चलना है ना? जी हाँ जी तो सब कोई सावधान। और याद है क्या तो करो, मुझे याद नहीं है शांति पाठ। हाँ हाँ सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सुखिनः,
सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः निरामयाः सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। ओम शांति 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 शांति। एक दो जन के मैसेज आए हैं कि नेक्स्ट सेशन होना चाहिए, तो अपने लोग नेक्स्ट मंथ ले सकते हैं इसको वापस से एक सेशन, है ना? जी भाभी, एक का हाँ। जी भाभी। अब तो नेक्स्ट मंथ में नई टीम ऑर्गेनाइज करेगी सब कुछ। हाँ बिल्कुल, आपके आशीर्वाद से सब करेगी नई टीम। हाँ, चल। और किसी को कुछ पूछना है? अब 2-4 मिनट बचा होगा। उर्मिला दीदी चले गए क्या? कुमकुम भाभी आप कुछ बोलना चाह रहे थे शायद। बहुत अच्छा नहीं? सेशन। नहीं एकदम बहुत हाँ बहुत क्लियरली इसने एकता ने बहुत अच्छे से समझा रही है। वेरी नाइस। हाँ थैंक यू भाभी। उर्मिला दीदी अनम्यूट करिए, अनम्यूट। उर्मिला दीदी अनम्यूट। जैसे कि पहले लोग बोलते थे अचार वगैरह में हाथ लगाए तो अचार खराब हो जाता था, तो वो तो मुझे लग रहा है तुमने जो तुलसी का बताया वही होगा। यस, बेसिकली राइट वही योर। है। यस, हाँ कि लोग पहले लोग बोलते थे 3 दिन अचार वगैरह को, बिल्कुल अचार है पापड़ है वो सब खराब हो जाता था। आपको तो एक किस्सा वही बताती मैं हूँ। हाँ जी, इस चीज से रिलेटेड एक किस्सा बताती हूँ। दीदी लाल हो जाते थे, लाल हो जाते थे वो हाँ, इसी खार के बनते थे। हाँ हाँ राइट। हाँ जी, साउथ में एक गांव है जहाँ पे सिल्क वर्म पाला जाता है। साउथ में तो बहुत पाला जाता है सिल्क वर्म। इसके लिए घर से अलग एक जगह होती थी जहाँ पे सिल्क वर्म पाला जाता था। पर वो गांव थोड़ा सा कम मतलब था, और वो सारा जो सिल्क वर्म रेयरिंग वाला पार्ट था लेडीज ने अपने घर में स्टार्ट कर लिया। 2-2 रूम के घर, पूरा ऐसे लाइन से ढीक लगा हुआ है टुकनियों का, सिल्क वर्म भरे हुए हैं उसमें। उस गांव की हर लेडी का जो पीरियड है, जो अपन मेनोपॉज बोलते हैं, वो 30 साल में हो गया। वो गांव में कोई भी लेडी 30 साल के ऊपर मेंस्ट्रुएट ही नहीं कर पाती है। रीजन इज कि आपके शरीर में से जो हीट निकलता है, सेम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उधर से भी आता है, और वो आप समझ नहीं पाते हैं। और इस तरह से अब आप सोचिए इसके पीछे का साइंस क्या होना चाहिए। ज्यादा क्लियर अब आप लोगों को आएगा दिमाग में कि क्यों 30 साल में उनके पीरियड्स चले गए। पूरे गांव की लेडीज का 30, 31, 32 साल में सब खत्म। तब जी, अब पहले तो 60 के आसपास जाते थे, 55-60 के पहले कभी हाँ। जाते नहीं थे। हाँ। लेकिन अब तो 50 के नहीं हुए तो चले जाते हैं। 50, 30, 35 ये ऐसा होता है। ये हमारा ना आजकल basic- 35-40 तो मामूली बात हो गया है। ये तो वही है basic- ना, आजकल हर चीज छूना करना सब करने लग गए लोग, उतना मानते नहीं है, तो वो अब वो चालू हो गया वो सब चीजें। करेक्ट। हाँ। साथ ही साथ लेकिन मैं ना एक चीज अपने बोलना खान चाहूंगी पान। जी कि ये जो नहीं छूने वाला था ना, वो साइंटिफिक रीजन अपनी तरफ है, लेकिन इसको एक वो बना के ना एक तरह से क्रूरता लगती थी मुझे तो। पहले ही तबीयत खराब है, आपको एक उस पे नीचे चटाई पे या बोरे पे सुला रहे हैं, आपको खाना दे रहे तो बर्तन को मांज के रखना है सूखी राख से। नहाने जा रहे हो तो आपको बाल्टी वाल्टी मांजना है, फिर आपके ऊपर ठंडा पानी डाला जाएगा, तब आप बाहर निकलो। यानी मुझे तो यानी नहीं जमा था बिल्कुल भी ये सब चीज। आजकल भी नहीं जमता बच्चों को। पलंग तो मिलना चाहिए। हाँ, आरामदायक बिस्तर मिलना चाहिए सोने के लिए। भले ही चौका मत छुओ, भगवान को मत छुओ, परिंदा मत छुओ, लेकिन शरीर को आराम तो मिलना चाहिए। जी, ये मैं चाहती हूँ। थोड़ा बहुत तो हम अपने हिसाब से बहुत कुछ चेंज कर ही लेते हैं। क्या बोलते हैं ना, जब हाँ, हाथ दिया जाता है तो हाथ पकड़ लिया जाता है, इसलिए आपको बोरा देते हैं तो आपको बगैर खोल की गद्दी पे आप आ ही जाते हैं। तो इसलिए
सही ऐसा बात होता है। था। ये तो भी ठीक है भाभी, आप अगर कोई ट्राइब, कोई आदिवासी लोगों में जाएंगे तो उनका पूरा एक झोपड़ा अलग होता था, 20-25 लोगों का गांव होता था, और एक झोपड़ा अलग होता था जहाँ पे मेंस्ट्रुएटिंग विमेन रहती थी, बगैर मतलब नीचे कपड़े नहीं होते थे, और वो डायरेक्टली अर्थ पे ही मेंस्ट्रुएट करती थी। आप देखिए मतलब, और उनको प्रॉब्लम पूरे टाइम नहीं होती थी। ये मतलब इतना त्रस्त, लेकिन आज भी वो विमेन से पूछोगे तो दे डोंट हैव प्रॉब्लम, दे रिस्पेक्ट दैट कल्चर कि हम बहुत कूल है, मतलब बहुत ठीक है, हमारा कल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सिर्फ उन लोग बच्चा पैदा करने से रिलेट नहीं करती थी मेंस्ट्रुएशन, वो ये पूरी चीज को रिलेट करती थी उनकी ओवरऑल हेल्थ पे। आप कभी भी नोटिस करना, जिसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड 5 दिन का शांति से पूरा क्लीन होता है, वो लेडी पूरे महीने चिड़चिड़ नहीं करती और उसके चेहरे पे अलग सा ग्लो दिखता है। ये इसीलिए है कि आपके शरीर का पूरा टॉक्सिन निकल जाए और नेचुरली पंचकर्मा थेरेपी हो जाए और आप पूरे महीने ग्लो करें। लेकिन एक चीज और है एकता, जो तुम कह रही है ना, साउथ में इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, लड़की को झूले पे बिठाते हैं, उसको फूलों से सजाते हैं सब, और हमारे इधर हमने इसको एक शर्म की चीज बना दी है। मेरा जब पहली बार पीरियड आया, नहीं भाभी, ये है ना एक्चुअल में गलत तो हो गया अपने यहाँ धीरे धीरे, अपने यहाँ नहीं तो गलत शुरू हो गया में ये। धीरे धीरे लोगों ने इसे गलत बना दिया। नहीं तो अपने यहाँ भी शुरू में जब लड़की मेंस होती थी तो पूजा किया जाता था। अभी मैं ज्योतिषी शास्त्र भी पढ़ रही हूँ ना, उसमें भी यही लिखा है कि बाल विवाह करते थे और फिर उस लड़की को पीहर भेज दिया जाता था, और जब वो मेंस होती थी तब उसको खूब पूजा पाठ और उसको ससुराल भेजा जाता था कि मतलब अब हमारी लड़की माँ बनने लायक हो गई है, गर्व का अनुभव किया जाता था। पर धीरे धीरे खुद हम लोगों ने इसको रूढ़िवादी बनाकर इसको बहुत ये चीज हुआ जब मुगल इन्वेजन हुआ 7वीं 8वीं शताब्दी में। जब इन्वेजन हुआ तो क्यों कोई बताएगा कि मेरी लड़की अब माँ बनने के लायक है? वो तो छुपाएंगे ना इस चीज को, क्यों प्रचार करें? इस कारण ये सारा रिचुअल नॉर्थ इंडिया से तो गायब हो गया पूरा पूरा। ये नॉर्थ इंडिया में तो बचा ही नहीं, वो एक आध छोटे मोटे ट्राइब में बचा होगा तो ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि बचा है करके। मेन है इन्वेजन। रेनू भाभी आप कुछ बोलना चाहेंगे? रेनू भाभी हमेशा अपने प्रोग्राम जुड़ती हैं और कुछ बोलना चाहेंगी? रेनू भाभी हाँ बोलिए रेनू भाभी। नहीं, उनकी राय भी बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लिखती है ग्रुप में भी वो। हेलो, मेरा कहना था, हेलो जी बोलिए भाभी। बोलिए। हेलो, मेरा कहना था कि जिसका गोल ब्लडर निकाल दिया गया है उसमें पीत का क्या होता है? पीत का जो बता रही हैं आप जी, ये गॉल ब्लैडर से पित्त होता है ऐसा नहीं है, ये आपके शरीर का नेचुरल चीज है, वो आपका कम ज्यादा आपके शरीर के हिसाब से होगा। अब आपका पास गॉल ब्लैडर नहीं है तो उस पे इफेक्ट होगा नहीं, लेकिन बाकी चीजों पे उसका इफेक्ट होता है। लेकिन जमा तो नहीं हो पाएगा ना, जब गोल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा तब उसमें निकलता है। जी ममता भाभी, आप मुझे आता ही है लेकिन वो जमा नहीं हो पाता। जी ममता भाभी, आप मुझे क्वेश्चन क्लियर कर देंगे? में उनका कहना है कि गॉल ब्लैडर के द्वारा ही तो पित्ताशय वगैरह बोलते हैं ना, गॉल ब्लैडर के कारण ही डाइजेस्ट होता है पित्त वगैरह, और गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो जैसे मिर्ची खाने मना कर देते हैं और ये सब चीजें होती है ना कि डाइजेशन नहीं हो पाएगा, ज्यादा तेल घी वगैरह, जिनका भी गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है तो वो पित्त का कैसे फिर उसका इलाज होगा? जैसे ज्यादा बनेगी ना पित्त गॉल ब्लैडर निकाल देने से। लेकिन ये चीज ना बहुत मेडिकल टर्म है, तो आई थिंक कि मैं ये आंसर नहीं कर पाऊंगी। बेहतर होगा करेक्ट आंसर के लिए कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर कर पाए, क्योंकि जहां तक मुझे समझता है, मैंने एक्सप्लेन किया है। नहीं ठीक है ना।
ये एक्चुअल में ये टॉपिक ही अलग हो गया ना, ये तो बिल्कुल अलग टॉपिक हो गया। चलो ठीक है फिर अपने लोग लीव करें अब। जी भाभी। लता भाभी कुछ पूछना है क्या आपको? अनम्यूट करिए। तो चली गई। सीमा भाभी कुछ पूछना है क्या? हाँ भाभी, सबको राम बोलिए। राम। आज तो अच्छा। ऐसा लग रहा था सेशन खत्म ही नहीं हो, इतनी ज्यादा जान कहाँ कहाँ के हुनर छुपे हुए हैं तुम में। नहीं यार भाभी, बस ये आप लोगों का प्यार है। लता नहीं, भाभी। बहुत हाँ सही में हमें ठीक गर्व है। है कि एकता जैसी हमारे पास सही हमारी बात है। जिंदगी से जुड़ी जी। हुई है। जी हाँ बस बोलिए मल्टी लता टैलेंट। भाभी। लता लता भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। उन्होंने अपने आप को म्यूट तो किया, अनम्यूट तो किया है, पर वो आवाज नहीं आ रही है। उनके हेडफोन के स्पीकर में होगा कुछ तो भी। जी आज अब आ रही हमारे है। यहाँ हाँ बोलिए भाभी। नहीं अभी ना भी नहीं आ रही है नहीं आ आवाज। रही। हाँ चलो, तब आज अपने यहाँ गेस्ट भी शायद 6-7 गेस्ट जुड़े थे आज, अच्छा लगा। हाँ ठीक है। मैं दो चलो। लोगों से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, दोनों मेरी दिव्रानियां हैं। एक हाँ त्रिपुरी भैया, एक पूनम भैया। पूनम अच्छा। जो है पुणे से है। हाँ और पूनम प्लीज वीडियो ऑन करो। तृप्ति वीडियो ऑन कर ले। हमारे पास 1 मिनट से भी कम वक्त बचा है, जो हम कभी भी अब डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ ठीक है ना, तो वो ये लोग दोनों वीडियो तो ऑन कर नहीं रहे हैं, तो अब क्या करें, तो फिर जी ये है पूनम हाँ भैया। पूनम जी ने किया। हाँ वेलकम पूनम जी। हाँ अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही है? एकता, जी हाँ हाँ एकता जी सॉलिड होमवर्क किया है, कितना थैंक यू। डिटेल निकाल पाई हो। जी और भाभी। बहुत अच्छा लगा कि ये ढूंढना और पढ़ना ये भी हर एक के बस